ओके, हाउ टू अंडरस्टैंड वेदर वर्क इज बिंग डन इन अ सिचुएशन और नॉट। तो ये चीज़ देखो जूनियर क्लासेस में क्लास 8 9 10 वगैरह में भी पढ़ा है तुम लोगों ने, और वहाँ पे पढ़ा होगा कि इफ देर इज सम फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इट प्रोड्यूसेस सम डिस्प्लेसमेंट, देन वी से दैट वर्क इज बिंग डन, है ना। तो सबसे पहला चीज जो है कि हमारा जो कॉमन डे लाइफ में काम करने का या वर्क डन का हमारा जो नोशन होता है, कंसेप्ट होता है, फिजिक्स में जो कंसेप्ट ऑफ वर्क है वो दोनों सेम नहीं है, थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द फिजिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क। ठीक है, हम फिजिक्स में वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, राइट। तो सबसे पहला बात जो हम लोग जानते हैं पहले से कि अगर फोर्स काम कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, देन वी से दैट सम वर्क इज बीइंग डन, राइट। वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस सम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी क्या होता है, जैसे जनरली अगर हम बात करें, मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो था इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया, राइट। आई एम एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन इट एंड द फोर्स इज सपोज एफ। इस तरीके से मैंने फोर्स लगाया, किसी भी डायरेक्शन में लगाया, रैंडमली मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक बात नहीं किया है, और ये एक कांस्टेंट फोर्स है मान के चलते हैं। ठीक है, एंड क्या हुआ कि कुछ इस फोर्स को लगाने के बाद आई सॉ दैट देर इज सम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सपोज जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस किया एंड इट हैज रीच्ड सम अदर पोजीशन, राइट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो है सपोज एस, राइट। वी आर रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट बाय द वेक्टर एस, ठीक, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। एंड द एंगल बिटवीन देम इज सपोज थीटा। कुछ मान लो एंगल बन रहा है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फिजिकली वर्क डन हमको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन वर्क डन एज द प्रोडक्ट ऑफ, we define work done as the product of the component of the force, the component of the force along the line of displacement and the magnitude of the displacement produced, and the magnitude of the displacement produced। यानी जो भी फोर्स हम लोग एक्सर्ट कर रहे हैं उसने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस लाइन में द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जिस लाइन में है, अलोंग दैट लाइन उस फोर्स का कितना कंपोनेंट है। ठीक है, अगर तुमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यू गेट द वर्क डन। ठीक है, तुम यहाँ पे कंपोनेंट या प्रोजेक्शन भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको प्रोजेक्शन वर्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। प्रोजेक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ कंपोनेंट की जगह, एक ही बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखो, अगर तुम इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखो तो फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट का एंगल थीटा है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है कि प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ द एंगल थीटा एंड मल्टीप्लाई दिस विद द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एफ का मैग्नीट्यूड इंटू एस का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा। एंड हमें पता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, तो जो ए बी कॉस थीटा होता है क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फाइनली वी कैन से दैट द वर्क डन विल बी इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। So this is how we can define work done by a particular force. Clear है? Is this clear? ठीक है, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इफ यू वांट यू कैन से आल्सो लाइक दिस दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, ऐसे भी बोल सकते हो। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो क्या आएगा, एफ इंटू एस कॉस थीटा आएगा, बात बराबर है।
ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो से इन दिस मैनर दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, and the component or projection of displacement along the force. राइट, सो इन बोथ केसेस हमारा फॉर्मूला घूम फिर के सेम ही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो अगेन वी कैन राइट दैट इट विल बी इक्वल टू एफ डॉट एस, जो भी लिखो, तो बोथ वेज में हमारा डेफिनेशन घूम फिर के सेम ही आता है। अब जो सिंपल बात है कि टाइप्स ऑफ वर्क डन, इफ वी सी टाइप्स ऑफ वर्क डन इफ वी सी, तो पहला तुम देखो कि अगर हमारा थीटा जो है अगर वो लेस देन 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल है, तो ऑब्वियसली हमारा जो कॉस थीटा आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी हमारा वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है कि जो फोर्स है उसका कोई ना कोई कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट के सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर तुम इसी डायग्राम को देखो फोर्स के यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बनेंगे, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू इट एफ साइन थीटा, दो कंपोनेंट बनेगा। तो यहाँ पे जो एफ का कंपोनेंट बनेगा, अगर तुम इसको रिजोल्व करोगे तो किधर बनेगा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, यानी यहाँ पे फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ चल रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर मान लो मेरा एंगल थीटा 90 से ज्यादा आता है, ऑब्ट्यूज एंगल आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसी ऑब्जेक्ट को इधर मूव कराया बट मेरा फोर्स अगर ऐसे लग रहा था मेकिंग सम ऑब्ट्यूज एंगल, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिजोल्व करता फोर्स को, तो देखो क्या होता, मुझे एक कंपोनेंट मिलता ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इन दैट केस आवर cos थीटा वुड बी नेगेटिव एंड द वर्क डन विल आल्सो बी नेगेटिव। तो नेगेटिव कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज हो, राइट, और अगर 180 डिग्री होगा तो मैक्सिमम नेगेटिव होगा वर्क डन, राइट। थर्ड केस में तुम देखो, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल an object is being dragged along a surface, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन हमें निकालना हो, तो अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाए, फॉर एग्जांपल मुझे नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फोर्स मतलब वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो इन दैट केस द वर्क डन विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की तरफ या डिस्प्लेसमेंट का फोर्स की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं निकलेगा, राइट। So these are the types of work done, and in all these cases हमने इस फोर्स को कांस्टेंट माना हुआ है। ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग इज कि अगर हमारे पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है तब क्या होगा। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट अ वेरिएबल फोर्स, नाउ हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ वेरिएबल फोर्स, कैसे पहचानोगे कि फोर्स वेरिएबल है। तो वेरिएबल फोर्स का मतलब है दैट द फोर्स varies with position और time, यानी अलग अलग पोजिशंस पे या अलग अलग इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पे जो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन है, ठीक है, वो बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। तो फोर्स वैरीज विथ पोजीशन और टाइम, और इट मे बी बोथ, राइट। तो सच अ फोर्स इज नोन एज अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन है कि मुझे किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना है। आई वॉन्ट टू डिस्प्लेस एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स काम कर रहा है और ये फोर्स ए पे कुछ और है, बी पे कुछ और है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, मुझे ऑब्जेक्ट को ए से बी पे लेके तो जाना है बट जो फोर्स काम कर रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड द एंटायर पाथ
ए से बी का जो पूरा पाथ है इसको हम बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे, बहुत स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, और ये डिस्प्लेसमेंट्स इतने स्मॉल होंगे दैट ओवर ईच द फोर्स विल अपीयर टू बी कांस्टेंट। बात समझ रहे हो? जैसे मैं सपोज एक बेंच को पुश कर रहा हूं, मान लो हर 1 मीटर बाद मैं फोर्स को डबल कर रहा हूं, ठीक है, पर उस 1 मीटर के दौरान तो मेरा फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है। 1 मीटर तो बहुत लार्ज हो गया, तुम इसको छोटा कर दो, स्मॉल कर दो, मान लो कि मैं उसको अगर बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दूं बाई से 0.001 मीटर, ठीक है, तो फोर्स चेंज तो कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट, बट मैंने डिस्प्लेसमेंट इतना कम दिया कि वो फोर्स उस दौरान लगभग कांस्टेंट दिखेगा। तो सपोज एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर मेरा ऑब्जेक्ट फिलहाल किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, सपोज मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, लेट्स से दैट पोजीशन वेक्टर इज आर, राइट, एंड फिर मैं क्या किया, मैं वहां से इसको थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्लेस किया, फ्रॉम हियर आई हैव डिस्प्लेस्ड अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सो दैट इट इज डिस्प्लेस्ड बाय एन अमाउंट सपोज डी आर, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया डी आर, राइट। तो वर्क डन टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजीशन आर टू आर प्लस डी आर, ये कितना होगा? हमें पता है कि ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स लगभग कांस्टेंट दिखेगा। कांस्टेंट फोर्स के लिए अभी हमने पढ़ा कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर, यानी जो टोटल वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल दीज वर्क डन। एंड क्योंकि ये हमारा डी आ रहा है, डिफरेंशियल आ रहा है, तो सम विल कन्वर्ट टू इंटीग्रेशन, पहले भी हमने किया था, तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, right, from the initial point say A to the final point say B. So this is how we calculate work done for a variable force. तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हम सिंपल फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, नाउ इफ आई कम टू अ वन डायमेंशनल केस, okay, if I come to one dimensional case for motion in 1D, if I consider, तो 1D मतलब क्या होता है कि हमारा जो फोर्स है उसका एक ही कंपोनेंट होगा, आइदर एक्स और वाई और जेड, डिस्प्लेसमेंट का भी एक ही कंपोनेंट होगा, आइदर एक्स और वाई और जेड। तो इन दैट केस द वर्क डन कैन बी रिटन एज से इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, मैंने बस एक्स एक्सिस वाला ही पकड़ा सिचुएशन, फ्रॉम इनिशियल एक्स से एक्स I to the final position से xf, समझ में आया? So in one dimensional case I will get, जैसे मान लो कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है, सपोज कंसिडर करो कि मेरे पास एक ब्लॉक है, वो अभी था इनिशियल पोजीशन वाज सपोज x1 फॉर एग्जांपल, मैंने इसको फोर्स लगाई, ये फोर्स वेरिएबल है और सेम लाइन पे लग रहा है, ठीक है, तो कुछ देर बाद मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पहुंच गया, एंड दिस पोजीशन इज सपोज x2, तो x1 मेरा इनिशियल पोजीशन है, x2 मेरा फाइनल पोजीशन है, ठीक है। सो इन दैट केस द वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम कहाँ टू कहाँ, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट x1 टू द फाइनल पॉइंट विच इज x2, ठीक है। तो ये वन डायमेंशनल केस के लिए, और अगर जनरल केस लिखोगे तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट हमें करना पड़ेगा। अब अगर इस इक्वेशन को तुम ध्यान से देखो तो क्या इस इक्वेशन कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग है? डज दिस इक्वेशन हैव अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग? चेक केयरफुली। हमने लिखा वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2, क्या ये ज्योमेट्रिकली कुछ मीन करता है? ट्राई टू रिकॉल, हमने इंटीग्रेशन पहले भी किए थे मोशन वाले चैप्टर में, तो जब हम कोई इंटीग्रेशन लिखते हैं लिमिट्स के अंदर तो वो क्या बताता है, ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली? एरिया बताता है। सो बेसिकली दिस विल गिव अस एरिया अंडर, दिस विल गिव अस एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। तो अगर हमने फोर्स वर्सेस पोजीशन या फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया, तो एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम सम इनिशियल पॉइंट टू सम फाइनल पॉइंट विल गिव अस द वर्क डन बाय द फोर्स विद इन दैट इंटरवल, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वेरिएबल फोर्स के लिए वी कैन फाइंड आउट द वर्क डन आइदर बाय द इंटीग्रेशन मेथड और बाय एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट या फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ। क्लियर है यहाँ तक? ओके,
जैसे मान लो अब अगर हम लोग मान लो सपोज अगर एग्जाम्पल का बात करें, तो सपोज मैंने से एग्जाम्पल ऐसा एक क्वेश्चन लिया, सिंपल क्वेश्चन कि फोर्स ऑफ say 100 Newton displaces an object by say 10 meter along a direction making say angle suppose 30 degree with that of the force. ठीक है, तो what is the work done? What is the work done? कैसे करेंगे? तो हाउ टू सॉल्व, देखो बहुत सिंपल सी बात है। फोर्स यहाँ पे 100 न्यूटन है, मतलब कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल तो है नहीं, कोई पोजीशन कोई टाइम का चक्कर नहीं है। तो सिंपल हम कहेंगे कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स हमारे पास है 100, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 10, एंड हमें पता है कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री इज √3/2, right? So the answer will be in joule, right? Joule is the SI unit of work done. तो आंसर कितना आ जाएगा, 500 मल्टीप्लाइड बाई √3 इतना जूल। ओके, सो द वर्क डन विल बी 500 into √3 joule, right? So this was the question on work done by a constant force. इसी तरीके से मान लो अगर मैंने तुम्हें वेरिएबल फोर्स पूछा, तुम कैसे समझोगे कि फोर्स वेरिएबल है या नहीं है? So let's say that the force acting on say a particle moving on a straight line, moving on a straight path is given as say F equal to F bracket x, मतलब क्या है, force is a function of x, right? Force position x पे depend करता है, is given by c into x, where c is a constant. Okay, calculate the work done in displacing the particle just a moment. Calculate the work done in displacing the particle from x equal to 0 to x equal to 2 मीटर। तो देखो सबसे पहले पहचानना है कि क्या ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। किस टाइप का फोर्स है ये बताओ, विच काइंड ऑफ फोर्स इज दिस, वेरिएबल है। हाँ, क्योंकि x वेरिएबल है, अगर तुम x इक्वल टू 0 लोगे फोर्स कुछ और आएगा, x इक्वल टू 1 लोगे फोर्स कुछ और आएगा, तो ये वेरिएबल फोर्स है। और अगर वेरिएबल फोर्स है तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला था वो क्या होगा, इंटीग्रेशन करके हमें निकालना पड़ेगा। तो सिंपली वी कैन से दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर dx फ्रॉम इनिशियल दैट इज 0 टू फाइनल वैल्यू ऑफ x दैट इज 2। अब बस इंटीग्रेट कर लेना है हमें। तो
फॉर्मूला क्या था, c इंटू एक्स था। तो अभी हमने पहले भी देखो डिस्कस किया है कि जब हम इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करेंगे ऑफ अ वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर रहेगा, ठीक है, द कांस्टेंट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का फॉर्मूला याद होगा, मैंने पहले ही बताया था कि जब हमारे पास x टू द पावर n होता है, फॉर्मूला क्या था, x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। तो यहाँ पे पावर ऑफ x 1 है, तो सिंपल हम क्या कहेंगे कि x का पावर बन जाएगा 1 प्लस वन 2 डिवाइडेड बाई 2, एंड देन यू हैव टू पुट द लिमिट्स 0 टू 2। तो पहले हम क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, सो 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस, राइट, तो लिमिट पुट करेंगे, ठीक है ना। तो x की जगह पहले 2 पुट करेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट है हमारा 0, तो देन यू विल गेट द आंसर इन क्या, जूल आ जाएगा, यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 बाई 2 मतलब 2, तो द आंसर विल बी 2c इन जूल, राइट। So this is how we can calculate the work done in case of constant force as well as variable force. क्लियर हुआ। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि मान लो जो हमारा फोर्स है वो या डिस्प्लेसमेंट है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं दिया होता, बट इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर या फोर्स वेक्टर दिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने क्वेश्चन लिया कि अ फोर्स F is equal to 2i cap plus 4j cap Newton displaces a particle displaces a particle from r1 is equal to i cap plus j cap मीटर। तो ये क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है ना, टू r2 which is suppose minus i cap plus 2j cap मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे चूंकि हमें ना तो फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है, ना ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता है, ना ही कोई एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एफ एस कॉस थीटा नहीं लगाएंगे। बट हमने उसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या पढ़ा कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वील कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, वी नो डिस्प्लेसमेंट मीन्स चेंज इन पोजिशन, यस और नो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो माइनस करो, कैसे माइनस करना है, वेक्टर चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो पहले क्या है, माइनस आई कैप, वहां से फिर माइनस आई कैप करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 आई कैप आ जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे आई कैप के साथ माइनस 1 है और इसमें 1 है, तो माइनस वन कितना हुआ, -2 हुआ। और इसमें कितना आएगा, 2j कैप माइनस जे कैप, मतलब 1j कैप बचेगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया -2 आई कैप प्लस जे कैप। तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमें दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, लगाओ 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है, ये न्यूटन में है। डॉट -2 आई कैप प्लस जे कैप, ये मीटर में है। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल होता है। तो सॉल्व इट, ये डॉट है, ठीक है, मतलब माइनस नहीं, दिस डॉट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं पता है, ये आई के साथ आई मल्टीप्लाई करेंगे, जे के साथ जे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 ज़ा हो गया हमारा -4, है ना, 2 2 ज़ा -4 प्लस 4 इंटू 1 हो गया +4।
यानी आंसर क्या आ गया, 0. सो द आंसर विल बी 0 जूल. इज दैट क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन? तो इसी तरीके से हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि क्या ये हमारा वर्क डन फॉर कांस्टेंट फोर्स है या वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज द प्रॉपर फॉर्म. अब एक और चीज जो हमें यहाँ पे याद रखना है कि इफ वी हैव अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लो कि वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी. तो मान लो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास एक फोर्स नहीं है बट अलग अलग फोर्स है, मल्टीपल फोर्सेस है. वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं. मान लो एक फोर्स हमारा F1 है, ठीक है, एक फोर्स हमारा F2 है, एंड सो ऑन. देयर आर मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट इज अंडरगोइंग सर्टेन डिस्प्लेसमेंट. ये ऑब्जेक्ट मान लो डिस्प्लेसमेंट किया बाय से अमाउंट s. तो अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें पता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. तो टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल फोर्स यानी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन, जो भी है वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, डॉट लगा देता हूं मैं याद रखने के लिए. इसके साथ हमें डिस्प्लेसमेंट को डॉट पर लेना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली करेंगे तो क्या आएगा? इट विल बी F1 डॉट s प्लस F2 डॉट s एंड सो ऑन. समझ में आया? अब F1 डॉट s क्या है? इट इज द वर्क डन बाय द फर्स्ट फोर्स. F2 डॉट s क्या है? वर्क डन बाय द सेकंड फोर्स एंड सो ऑन. यानी वी कैन से दैट द टोटल वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस इज नथिंग बट सम ऑफ वर्क डन बाय ईच फोर्स. ठीक है, अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है बाय मल्टीपल फोर्सेस तो क्या करना पड़ेगा? हर एक फोर्स का जो वर्क डन होगा उसको ऐड करना पड़ेगा और दिस विल बी एल्जेब्रिक एडिशन. मतलब प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल वर्क डन बाय अ ग्रुप ऑफ फोर्सेस बाय अ ग्रुप ऑफ forces is given by the algebraic sum of the works due to the forces individually. ठीक है, तो अगर हम लोग एक एक फोर्स का वर्क डन निकाल के ऐड कर दे, एल्जेब्रिक एडिशन करें, मतलब प्लस होने से प्लस, माइनस होने से माइनस, तो जो रिजल्ट निकलेगा दैट विल गिव यू द टोटल वर्क डन बाय द गिवन ग्रुप ऑफ फोर्सेस. राइट? सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन. यहाँ तक हमने जो जो चीज पढ़ा, ऑल दीज आर रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, चाहे वो फोर्स कांस्टेंट हो चाहे वो फोर्स वेरिएबल. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिगार्डिंग द यूनिट्स ऑफ वर्क डन. तो जब हम यूनिट्स ऑफ वर्क डन का बात करेंगे, अब तक हम जूल को ही बोलते आ रहे थे. नाउ इफ आई कम टू SI यूनिट ऑफ वर्क, तो SI यूनिट ऑफ वर्क जो होता है उसमें दो तरीके के होते हैं. वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट यूनिट. तो एब्सोल्यूट यूनिट जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर विच इज कॉल्ड जूल. राइट? दूसरा होता है ग्रेविटेशनल यूनिट. देयर इज ऑल्सो समथिंग नोन एज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डन. ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या होता है कि हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं
बाई के जी एफ। के जी एफ मतलब क्या है? किलोग्राम फोर्स, राइट? तो द फोर्स will be kilogram force, kg force multiplied by मीटर। ओके, तो ये जो हमारा आएगा किलोग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मीटर, दिस इज नोन एज किलोग्राम मीटर। ये जो यूनिट आएगा उसको क्या बोलेंगे? दिस यूनिट इज कॉल्ड किलोग्राम मीटर। एंड ये किसके बराबर होगा? तो देखो केजीएफ मतलब क्या होता है? वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है तो उसका वेट कितना होगा? 9.8 न्यूटन होगा ना, जी का वैल्यू 9.8 होता है। तो दिस विल बी 9.8 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो दिस विल बी इक्वल टू 9.8 न्यूटन मीटर, और वी कैन से 9.8 जूल। समझ में आया? तो 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल होता है। Same way, if you come to the CGS units of work, if you come to the CGS units of work, तो यहाँ पे भी हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट होगा, ग्रेविटेशनल यूनिट होगा। If you come to the absolute unit, if you come to the absolute unit, तो क्या होगा? फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, बताया था मैंने पहले भी, एंड डिस्प्लेसमेंट का होगा सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड अर्ग। क्या बोलते हैं? ERG, अर्ग। तो एक अर्ग इक्वल टू होता है वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 डाइन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट बाय 1 सेंटीमीटर अलोंग इट्स डायरेक्शन। यानी अगर हम 1 अर्ग निकालेंगे तो ये एक डाइन जो कि 10⁻⁻5 न्यूटन होता है, मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 1 सेंटीमीटर विच इज 10⁻2 मीटर, तो दैट विल बी इक्वल टू 10⁻7 जूल। एक अर्ग 10⁻7 जूल के बराबर है, या 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर है। Whereas if you come to the gravitational unit, if you come to the gravitational unit, तो it will be ग्राम फोर्स, GF मतलब ग्राम फोर्स, इसको GWT ग्राम वेट भी कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर, राइट? दिस इज नोन एज ग्राम सेंटीमीटर। दिस यूनिट इज नोन एज ग्राम सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 1 ग्राम फोर्स का मतलब होता है वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। अब देखो सीजीएस यूनिट में स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस विल बी 980 डाइन सेंटीमीटर। एंड डाइन सेंटीमीटर मतलब क्या होता है? अर्ग होता है। तो द वैल्यू ऑफ ग्राम सेंटीमीटर विल बी 980 अर्ग, 980 अर्ग। क्लियर? समझ में आया? ग्रेविटेशनल यूनिट बेसिकली हम लोग बहुत ज्यादा तो यूज करते नहीं है, बट कहीं कहीं पे देखोगे कि जो वेट मतलब फोर्स जो होगा वो हमें न्यूटन और डाइन में ना देके वेट के टर्म्स में दिया होता है। ठीक है, जैसे मान लो बोला कि फोर्स ऑफ 10 kg वेट इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो 10 kg वेट मतलब क्या है कि अगर उस बॉडी का मास 10 kg है तो उसका वेट कितना होगा निकाल लो। तो हमें पता है वेट मतलब m इंटू जी होता है, तो 10 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 98 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इन दैट केस वी कैन एक्सप्रेस इट इन ग्रेविटेशनल यूनिट, बट ये ऑप्शनल है, ये हमेशा हमें जरूरत नहीं पड़ता, कभी कभार किसी किसी क्वेश्चन में देखोगे, तो दैट इज वाई इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज, बट याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है हमें यूनिट्स बदल दिया जाता है इसी। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स वी यूज एसआई यूनिट जो कि एब्सोल्यूट यूनिट से, उसी को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का यूनिट का बात। अभी यहाँ पे एक और बात हम लोग को याद रखना पड़ेगा रिलेटेड टू द यूनिट्स ऑफ वर्क डन, या जो भी डायमेंशंस ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पे हमारे पास एक और आएगा विच इज कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क डन और एनर्जी। तो देखो एनर्जी और वर्क डन का तो यूनिट सेम ही होता है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क डन और एनर्जी अगर बात करें तो क्या होगा? ये चीज क्लास 10 में पढ़ा था हमने। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क डन एनर्जी, कमर्शियली हम लोग कौन सा एनर्जी यूज करते हैं सबसे ज्यादा? इलेक्ट्रिकल।
तो कमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क डन और एनर्जी इज किलोवाट आवर, इट इज 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट मतलब होता है 1000 वाट, 10⁻³ वाट। ठीक है, वाट इज पावर, है ना, वर्क डन बाई टाइम। एंड 1 आवर मतलब होता है 3600 सेकेंड, यानी कि ये जो वैल्यू आएगा दिस विल बी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल या 3.6 मिलियन जूल। क्लियर? हाँ, क्योंकि देखो 1 वाट जो होगा, 1 वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर मतलब होता है वर्क डन बाई टाइम, तो 1 जूल बाई 1 सेकेंड, तो वाट इंटू सेकेंड करने से जूल आ जाएगा। ठीक है, राइट। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन तो हमें पता ही है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन चैप्टर 1 में भी हमने इसको किया था। तो ये क्या होता है, याद करो, दिस इज m to the power 1 l to the power 2 t to the power -2। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो कि वर्क डन जो होता है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहाँ ये एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, देखो कि अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन अ रोड। ठीक है, तो साइकिल के ऊपर रोड का एक फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट, नॉर्मल रिएक्शन भी है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द रोड, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द रोड। तो देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोड ने साइकिल पे जितना लगाया, साइकिल ने भी रोड पे उतना ही लगाया, पर रोड का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, है ना। एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इज कितना, 0, तो वर्क डन विल आल्सो बी 0। सेम वे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज द वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है, क्या ये 0 हो सकता है, क्या होगा। ठीक है, तो रिमेंबर दैट जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था बुक में, पिछले चैप्टर में एग्जाम्पल था कि एक ट्रेन के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है, ट्रेन एक्सलेट कर रहा है और बॉक्स स्लिप नहीं कर रहा है। तो बॉक्स को ट्रेन के साथ कौन लेके जा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लेके जा रहा है। तो अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन हियर, जब मैं ग्राउंड से देखूंगा मुझे क्या दिखेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बॉक्स को आगे लेके गया, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन एज सीन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड या ऑन द प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, पर जबकि अगर मैं ट्रेन के अंदर खड़ा होकर देखूं, इफ आई एम स्टैंडिंग इनसाइड द ट्रेन, तो मेरे लिए वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मेरा ट्रेन के रिस्पेक्ट में मेरा बॉक्स मूव नहीं किया। समझ में आ रहा है। तो वर्क डन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट हु इज ऑब्जर्विंग इट, राइट। तो अनलेस मेंशनड, अगर हमें मेंशन ना किया जाए तो हम हमेशा स्टेशनरी ऑब्जर्वर या ग्राउंड ऑब्जर्वर मान के चलेंगे, जो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में भी करते थे या वेक्टर्स में भी करते थे। इज दैट क्लियर? नेगेटिव वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर नेगेटिव लेना चाहो, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन नेगेटिव, जैसे मान के चलो कि जो हमारा ट्रेन है उसको जब रिटार्ड किया जाएगा, द ट्रेन इज रिटार्डिंग, ब्रेक लगाया गया, तो क्या होगा, ब्रेक लगाया गया मतलब द ट्रेन इज नाउ एक्सेलरेटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ट्रेन का एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मान लो कि ट्रेन रिटार्ड कर रहा है, द ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग बैकवर्ड्स, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारा बॉक्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करना चाहिए था, बट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, व्हाई इज इट नॉट स्लिपिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्वर्ड इन द एक्टिंग ऑन इट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, उसको ट्रेन के साथ मूव कराने का कोशिश कर रहा है। अब मैं अगर ग्राउंड से देखूं तो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लग रहा है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, मेरा ट्रेन जा रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी मेरे लिए बॉक्स जो होगा वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा ट्रेन के साथ साथ। तो इस केस में हमारा वर्क डन आ जाएगा नेगेटिव। समझ में आया? ओके, तो 3 चीज पढ़ा आज हमने, इस चीज को याद रखना। पहला है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन इन फिजिक्स, ठीक है।
दूसरा वर्क डन कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या होगा, वेरिएबल फोर्स के लिए क्या होगा, और कब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होगा। और तीसरा कि वर्क डन का जो यूनिट्स है, ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, और ये एब्सोल्यूट अगर यूनिट्स का बात करें तो क्या होगा, और अगर ग्रेविटेशन यूनिट्स का बात करें तो क्या होगा। राइट, तो आज यहीं तक करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट डे वी विल मूव फॉरवर्ड एंड विल डिस्कस वन इंपॉर्टेंट थ्योरम कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिससे हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं।